स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर 3 और 4 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर प्रतिदिन हम लोग शाम को 7:30 बजे चर्चा करते हैं। इस क्लास में देखा जाए तो हम लोग 3 और 4 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पर फोकस करेंगे। चूंकि कल देखा जाए तो बिहार स्पेशल का वीडियो आया था, इस वजह से देखा जाए तो 3 जुलाई 2026 का करंट अफेयर आना था उसको आज अपने इस वीडियो कवर करेंगे। और इसके बाद देखा जाए कल हम वापस 5 जुलाई पे कवर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल जगत से जुड़े हुए, पर्यावरण से जुड़े हुए तथा अन्य जो विविध महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से खबर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नियुक्तियों के दृष्टिकोण से देखा जाए एक पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। खबर क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख बने हैं। ठीक है, याद रखना है आपको दक्षिण पश्चिम कमान के प्रमुख कौन बने हैं, इनका नाम क्या है? मोहित मल्होत्रा। इतना नाम आप याद रख सकते हैं, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को देखा जाए दक्षिण पश्चिम कमान का जनरल ऑफ कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार इन्होंने संभाला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह का स्थान लिया है। दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दक्षिण पश्चिम कमान जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में। ठीक है, देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को जून 1989 में भारतीय सेना के 47वीं आर्मर्ड रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त हुआ था। और वो देखा जाए तो जो 12th कोर कोंकण कोर है ना, इसमें कमांडर तथा ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। यहाँ पर बात की जाए दक्षिण पश्चिम कमान की स्थापना 15 अप्रैल 2005 को हुई थी और सप्त शक्ति के नाम से प्रसिद्ध यह कमान भारत पाकिस्तान सीमा पर रेगिस्तानी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। और इसके देखा जाए तो प्रमुख कौन बन गए हैं? मोहित मल्होत्रा बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। यहाँ पर बात करते हैं 1 जुलाई 2026 को जो संदीप जैन है इन्होंने भारतीय सेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है। बात की जाए तो उन्होंने जनरल धीरज सेठ का स्थान लिया तथा 13 महार रेजिमेंट में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया था। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने जम्मू कश्मीर, रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन सहित विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया है। बात की जाए तो वे फरवरी 2024 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट और जून 2025 में दक्षिण कमान के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर बात की जाए अगली खबर की तो भारतीय सेना ने 5 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का गठन किया है। यहाँ पर बात करें जो 5 एकीकृत बैटल ग्रुप्स है उनका गठन किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कितने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का गठन किया गया है, तो 5 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का गठन किया गया। बात करें तो 2 जुलाई 2026 को भारतीय सेना ने भविष्य के युद्धों के लिए 5 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स तथा लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ाने हेतु फायर सपोर्ट ग्रुप का गठन किया है। बात की जाए तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एक स्वतंत्र, संयुक्त और मिशन उन्मुख सैन्य संरचना है जिसमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, वायु रक्षा, इंजीनियर, सिग्नल, ड्रोन तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयां सम्मिलित होती हैं। वहीं पर बात करें जो फायर सपोर्ट ग्रुप है इसमें लंबी दूरी की रॉकेट, मिसाइल तथा आधुनिक तोपखाना प्रणाली शामिल होता है जिससे सटीक एवं तीव्र प्रहार क्षमता बढ़ेगी। बात की जाए तो यह नई संरचना मल्टी डोमेन युद्धों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की गई है तथा इसका उद्देश्य क्या है कि तेज तैनाती एवं प्रभावी सैन्य कार्रवाई को सुनिश्चित करना। ठीक है, जो तेज तैनाती तथा प्रभावी सैन्य कार्रवाई होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए फायर सपोर्ट ग्रुप का गठन किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। अगली खबर पर चर्चा करें तो सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल का जो कार्यकाल था इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि यहां पर बात करते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के जो अध्यक्ष है रवि अग्रवाल, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति की स्वीकृति के बाद सामान्य सेवा नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। बात करें तो रवि अग्रवाल 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी हैं तथा जुलाई 2023 में सीबीडीटी के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे और बाद में देखा जाए तो ये सीबीडीटी के अध्यक्ष बने। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है और आयकर तथा कॉर्पोरेट कर जैसे प्रत्यक्ष कर नीतियों के निर्माण एवं प्रशासन का दायित्व संभालता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं HCL टेक ने 1.14 अरब अमेरिकी डॉलर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। बात की जाए तो 3 जुलाई 2026 को HCL टेक ने यूरोप की फॉर्च्यून ग्लोबल 15 कंपनी के साथ 1.14 अरब अमेरिकी डॉलर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित
डिजिटल परिवर्तन समझौता हस्ताक्षरित किया है। बात की जाए तो यह अनुबंध दिसंबर 2031 तक प्रभावी रहेगा तथा आवश्यकता होने पर इसे अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 2036 तक बढ़ाया जा सकता है। बात की जाए तो यह समझौता प्रौद्योगिकी अवसंरचना, इंटरप्राइज सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, क्लाउड, डेटा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंजीनियरिंग क्षमताओं को आधुनिकीकरण पर किया जाएगा। यहां पर बात की जाए तो HCL टेक के सबसे बड़े रणनीतिक समझौतों में से एक है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परिचालन मॉडल के माध्यम से नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने ई रिक्शा नियंत्रित करने वाले चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। अभी आपने पिछले 2-3 दिन में देखा होगा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है कि एक बैट BMS नामक ऐप है, उससे लोग क्या कर रहे हैं, मजे लेने के लिए सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जो रिक्शे होते हैं, ई रिक्शे होते हैं, और वो लोग उसको मतलब मीम बना रहे हैं कि टिर्री का बंद कर दिया टिर्री को। ठीक है, तो देखा जाए ये जो बैट BMS जो ऐप है, इसको बैन कर दिया गया। ये चाइनीज ऐप है। ठीक है, 3 जुलाई 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई रिक्शा नियंत्रित करने वाले चीनी ऐप को हटाने का दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें बैट BMS प्रमुख है। देखा जाए तो बैट BMS ऐप शेंजन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित ब्लूटूथ आधारित बैटरी प्रबंधन प्रणाली, बेसिकली देखा जाए तो इसको अच्छे यूज के लिए बनाया गया था, लेकिन हो क्या रहा है, इसका बुरा यूज किया जा रहा है। बुरा यूज कैसे किया जा रहा है, परेशान करने के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब ई रिक्शा चल रहा है, बैट BMS डाउनलोड करके रखा है, ब्लूटूथ ऑन कर दिया, ब्लूटूथ उससे कनेक्ट हो गया उसकी ई रिक्शे की बैटरी से, और ई रिक्शे की बैटरी से कनेक्ट होने के बाद फोन से ही ई रिक्शे की बैटरी ऑफ कर दी। रिक्शा खड़ा हो गया, रिक्शे वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि बैटरी आगे जानी है, रिक्शा आगे जाएगा, कैसे जाएगा, क्या हो रहा है, कहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए इस ऐप को बैन कर दिया गया है। सरकार को शिकायतें मिली थी कि इन ऐप्स के माध्यम से ई रिक्शा की बैटरी प्रबंधन प्रणाली से छेड़छाड़ कर वाहनों को दूरस्थ रूप से बंद किया जा रहा है, यानी कि दूर से बंद किया जा रहा है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा तथा भारतीय परिवहन तंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेपाल के ज्येष्ठ वर्ण महाविहार, जो ज्येष्ठ वर्ण महाविहार है, इसको देखा जाए यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात की जाए तो 3 जुलाई 2026 को नेपाल के ललितपुर पाटन स्थित ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 2015 के नेपाल भूकंप से क्षतिग्रस्त महाविहार के वैज्ञानिक और पारंपरिक संरक्षण तथा इसे लिविंग हेरिटेज साइट के रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, जो 2015 में भूकंप आया था नेपाल में, उसके बाद ये महाविहार क्षतिग्रस्त हो गया था, और देखा जाए इसको लिविंग हेरिटेज साइट के रूप में सुरक्षित रखने के लिए देखा जाए तो यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को। पूछ सकता है ज्येष्ठ वर्ण महाविहार कहां पर अवस्थित है, तो ये नेपाल में अवस्थित है, ये याद रखिएगा, नेपाल में अवस्थित है। आगे चर्चा करते हैं। संरक्षण कार्य में पारंपरिक वास्तुकला, आधुनिक अभियंत्रिकी, संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण तथा पुरातात्विक अध्ययन को समन्वित उपयोग किया गया है। इस परियोजना को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने वित्तीय सहायता भी प्रदान की, जबकि संरक्षण और परियोजना प्रबंधन का कार्य इंडियन ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय सहयोग है वो भी इसके संरक्षण में बहुत विशेष रहा, जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था उसके बाद से। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं प्रशांत सीताराम लोखंडे के बारे में। यहाँ पर देखा जाए प्रशांत सीताराम लोखंडे CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। बात की जाए तो 3 जुलाई 2026 को प्रशांत सीताराम लोखंडे को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रशांत सीताराम लोखंडे 2001 बैच के AGMUT कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया, जबकि राहुल सिंह जो है इनको कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो नियुक्ति के पूर्व प्रशांत सीताराम लोखंडे गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे, और अब देखा जाए CBSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आगे चर्चा करें। रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। यहां पर देखा जाए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है रविशंकर को। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2026 से रविशंकर को कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्ति से पूर्व सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार प्रभारी के रूप में कार्यरत थे तथा नई जिम्मेदारी के साथ इसी विभाग का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कार्यकारी निदेशक RBI की बैंकिंग विनियमन, भुगतान तथा निपटान प्रणाली, सांख्यिकी तथा अन्य
प्रमुख विभागों के नीति कार्यान्वयन तथा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। देखा जाए तो सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग बैंकिंग तथा आर्थिक आंकड़ों का संग्रह करना, विश्लेषण करना, उनकी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों के आंकड़ों का आवश्यक डेटा उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। वन हेल्थ इंटीग्रेटेड हेल्थ सिक्योरिटी एंड बायो सिक्योरिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखनी है और अपने दिमाग में बैठा कर रखनी है, क्योंकि ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। बात की जाए यहां पर 2 जुलाई 2026 से चेन्नई में वन हेल्थ इंटीग्रेटेड हेल्थ सिक्योरिटी एंड बायो सिक्योरिटी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं टेबल टॉप सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन प्रारंभ हुआ। यहां पर देखा जाए तो सम्मेलन का उद्देश्य मानव पशु पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच में समन्वय बढ़ाकर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैव सुरक्षा एवं महामारी तैयारी को सुदृढ़ करना है। देखा जाए तो सम्मेलन में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, जूनोटिक रोग, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैव सुरक्षा और प्रयोगशाला नेटवर्क जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। उद्घाटन सत्र में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सूद, टीएस त्रिमूर्ति और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भाग लिया था। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए ACME और मित्सुबिशी गैस केमिकल के बीच में ग्रीन मेथनॉल आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ACME ग्रीन मॉलिक्यूल्स बिजनेस ने 3 जुलाई 2026 को जापान की मित्सुबिशी गैस केमिकल के साथ, अब ये जो मित्सुबिशी कंपनी है ना, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि मित्सुबिशी किस देश की कंपनी है। तो मित्सुबिशी जो है ये जापानी कंपनी है। ठीक है, जापानी कंपनी है और मित्सुबिशी का एक पेन भी आता है। मित्सुबिशी जो कंपनी है ना, उसके मतलब उस कंपनी का एक पेन आता है, बहुत सॉलिड पेन होता है। जैसे आप पहले यूज़ करते थे, ट्रांसपेरेंट पेन होता था, उसमें ब्लू कलर की रिफिल लगी होती थी, और जो मित्सुबिशी के पेन आते हैं करीब आई थिंक पतली सी पेन आती है और बहुत सॉलिड चलती है। मतलब राइटिंग स्पीड और स्मूथनेस बहुत ज़्यादा होती है। दिखने में तो अगर आप किसी को दिखाएंगे तो देख के आदमी यही कहेगा 5 रुपए की पेन है, लेकिन वो लगभग 90 से 95 रुपए की एक पेन आती है और बहुत सॉलिड पेन होती है। कभी यूज़ करके देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। ग्रीन मेथनॉल एक कम कार्बन ईंधन है जिसका उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों के रूप में किया जाता है तथा इसका उपयोग विशेष रूप से समुद्री ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे देखा जाए, इस समझौते के तहत ओडिशा के पारादीप स्थित परियोजना में उत्पादन होगा जो यूरोपीय संघ के RFNBO मानकों तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के भावी कार्बन नियमों के अनुरूप होगा। यहां पर बात करें तो यह समझौता भारत जापान के स्वच्छ ऊर्जा सहयोग, हरित ईंधन निर्यात तथा भारत की कम कार्बन समुद्री ईंधन क्षेत्र में वैश्विक भूमिका को सुदृढ़ भी करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। विजय कुमार मोहंती ने इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ठीक, बात करें तो 1 जुलाई 2026 से भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण लिमिटेड इरेडा के निदेशक वित्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय कुमार मोहंती ने 3 माह के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। यह नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास के 30 जून 2026 की सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभावी हुआ। देखा जाए तो विजय कुमार मोहंती ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव तथा REC, RE, CPDCL तथा कैस्को और ग्रिडस्को, यहां पर देखा जाए जो ग्रिडको के वरिष्ठ पदों पर ये कार्य कर चुके हैं। देखा जाए तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण लिमिटेड यानी कि इरेडा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। यानी कि जो इरेडा है ये नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यहां पर देखा जाए जो सौर, पवन, जल, हरित हाइड्रोजन तथा ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। आगे बात करते हैं। सुनील भारती मित्तल को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2026 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात की जाए तो भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में आयोजित यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में नवम लीडरशिप समिट में 2026 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय क्या है? अमेरिका एट 250। ठीक है, और यह पुरस्कार भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक, व्यापारिक तथा नवाचार आधारित साझेदारी को सुदृढ़ करने वाले नेताओं को प्रदान किया जाता है। सुनील भारती मित्तल को भारत के दूर संचार क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ बात की जाए तो वी प्रेम वत्सा और क्रिस्टोफर टी कैलियो को भी भारत अमेरिका आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए वी प्रेम वत्सा और क्रिस्टोफर टी कैलियो को सम्मानित किया गया है। यहां पर बात करें कहां पर सम्मानित किया गया,
तो जो 9वां लीडर समिट आयोजित किया गया था वाशिंगटन डीसी में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, उसी दौरान इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल को 23 नए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल को 23 नए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं और इसके साथ देखा जाए तो राज्य के जो कुल भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग्स है उनकी संख्या 59 हो गई है। यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जीआई टैग 83, उसके बाद तमिलनाडु के पास 76 और तीसरा नंबर अब हो गया है पश्चिम बंगाल का। बात करें तो नए जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में जल भरा संदेश, मनोहरा संदेश, मेचा संदेश, कनकचूर मुरमुरा, शांति निकेतन वाटिका, शांति निकेतन एकतारा, कृष्णानगर की मिट्टी की गुड़िया इत्यादि प्रमुख है। यहां पर देखा जाए हुगली जिले के चंदन नगर के प्रसिद्ध जल भरा संदेश, ठीक है, जल भरा संदेश मिठाई को जीआई टैग मिलने से चंदन नगर का इसका आधिकारिक उद्गम स्थल मान्यता प्राप्त हो गई। पहले क्या विवाद था कि जो जल भरा संदेश है, जल भरा संदेश एक मिठाई का प्रकार है, इसको लेकर विवाद था कि इसका उद्गम स्थल कहां से है। अब जो चंदन नगर डिस्ट्रिक्ट है ना, चंदन नगर जिला जो हुगली के अंतर्गत आता है, हुगली के अंतर्गत जो चंदन नगर आता है, यहां पर बात की जाए अब ये पुष्टि हो गई है, आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि इसका आधिकारिक जो उद्गम है वो चंदन नगर ही है। ठीक है, अन्य प्रमुख जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में मुर्शिदाबाद रेशम, बंगाल का नोलन गुड़, पुरुलिया का लाख शिल्प, नतुन ग्राम लकड़ी की गुड़िया तथा बालागढ़ की पारंपरिक नौकाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये सब देखा जाए जीआई टैग्स हैं जिनको प्रदान किया गया है पश्चिम बंगाल को। चलिए आगे देखते हैं। असम के बोरजुली वाइल्ड लाइफ राइस क्षेत्र को जैव विविधता धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। यहां पर बात करते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण ने बताया है कि असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बोरजुली वाइल्ड राइस क्षेत्र, बोरजुली वाइल्ड राइस क्षेत्र है, इसको राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। जुलाई 2026 तक असम में 3 आधिकारिक जैव विविधता धरोहर स्थल है, माजुली, बोरजुली और उसके बाद हजोंग। ठीक है, देखा जाए तो असम सरकार ने वर्ष 2022 में बोरजुली को जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया था, जबकि जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अधिसूचना से इसे वैधानिक मान्यता मिल गई है। यहां पर बात करते हैं तो यह संरक्षण परियोजना राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण के वित्त पोषण से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो तथा असम राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से 2002 से संचालित की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है, परीक्षा पूछ सकता है कि बोरजुली वाइल्ड राइस क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो बोरजुली, माजुली ये सब कहां पर है? असम में। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। यहां पर बात करते हैं 1 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई बीमा योजना जो था इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था और 2021 में इसे 2021 से 26 तक के लिए बढ़ाया गया था और कुल यहां पर बात करें तो 93,068.56 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान भी किया गया था। बात की जाए तो योजना के 4 प्रमुख घटक हैं: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, वाटरशेड विकास घटक तथा ड्रॉप पर क्रॉप मोर ड्रॉप। ये 4 प्रमुख घटक थे इस योजना के, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 प्रमुख घटक। इसको आपसे यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, देखा जाए तो अगस्त 2025 तक योजना 2.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित हुए हैं। यहां पर बात करें 2.46 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई, पुनर्स्थापित की गई तथा सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत बात करें तो 110.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, देखा जाए तो आधिकारिक रूप से यह योजना 1 जुलाई 2025 से शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के अंतर्गत देखा जाए मुक्कावरीपल्ली गांव जो है ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और यहां से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चंद्रबाबू नायडू के द्वारा विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना, यानी कि जिसको आप शॉर्ट में VBG राम जी योजना के नाम से जानते हैं, उसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से शुभारंभ किया गया था, पॉइंट याद रखिएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। बात की जाए तो इस योजना के लिए 5 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। योजना की वार्षिक व्यय लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए होगा, जिसमें केंद्र सरकार लगभग देखा जाए तो 692.61 करोड़ रुपए खर्च करेगा तथा शेष जो 40% हिस्सा है
यानी कि टोटल आप ये मान लो कि जो 60% हिस्सा है वो केंद्र सरकार और 40% हिस्सा जो होने वाला है वो राज्य सरकार खर्च करेगी। टोटल खर्च याद रखना कि टोटल खर्च कितना है, 1.51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 5 साल। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आते हैं जो हमारे एमसीक्यू है उन पे देखते हैं। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए कितने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का गठन किया है? 3, 4, 5 या 7? क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, जनरल धीरज सेठ या लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह? क्वेश्चन नंबर 3 है एचसीएल टेक ने किस क्षेत्र में फॉर्च्यून ग्लोबल 15 कंपनी के साथ 1.14 अरब अमेरिकी डॉलर के एआई आधारित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? अमेरिका, जापान, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राहुल सिंह, रवि अग्रवाल, प्रशांत सीताराम लोखंडे या फिर रविशंकर? और अंतिम सवाल है पश्चिम बंगाल को हाल ही में कितने नए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुए हैं? 18, 20, 23 या 25? ठीक है, तो ये थे हमारे 5 सवाल। इन 5 सवालों के साथ हमने आज अपने इस वीडियो में 3 और 4 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा की है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जो सवाल आपसे करंट अफेयर के पूछे जाते हैं इन वीडियोस में, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक है, और क्लास से रिलेटेड फीडबैक भी जरूर लिखा करें कि ये क्लास जो हम लोगों ने परिवर्तित कर दी पूरी तरीके से, देखा जाए तो आपकी स्लाइड भी चेंज कर दी, क्लास किस तरीके से चलती है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आप कमेंट में लिखते हैं, कमेंट पढ़ के भी अच्छा लगता है और जब ज़्यादा कमेंट रहता है तो देख के मोटिवेशन लगता है कि आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देख रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।